हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैंने पिछले वीडियो में बात किया था ड्रैग कैलकुलेशन के बारे में। इसके बाद हम आज देखेंगे एबीजी एनालिसिस। इसमें एसिड बेस बैलेंस किस तरह से किया जाता है, और इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, अनकम्पनसेटेड, कंपनसेटेड, फुल्ली कंपनसेटेड, पार्शियली कंपनसेटेड किस तरह से होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस, इतनी चीज़ के बारे में आज जानेंगे। इसके आगे 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। उसमें आपको हर एक बात का, हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप का है। उसमें सारी चीज़ अच्छी समझ में आएगी। सिर्फ आप यहाँ पे कॉन्शियस होकर आप अपना ध्यान यहीं पर रखेंगे। समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो आज हम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अगर आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें तो 100 को भी ऐसा क्वेश्चन है जो छूट जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। हम 110% हम गारंटी लेके बोल सकते हैं, क्योंकि हम इतने अच्छे तरीके से बताएंगे कि आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो इसके पहले स्टार्ट करने से पहले आपको जानना होगा इसमें पैरामीटर क्या क्या होता है। पैरामीटर में आता है पीएच लेवल, इसका नॉर्मल कितना होता है, PCO2 लेवल, PCO3 लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। पीएच का नॉर्मल रेंज होता है, आपको ही पता होगा, 7.35 टू 7.45, इतना नॉर्मल होता है। बट इसका इक्वल में जो इसका आता है रियल में 7.4, ये यूज आपको होगा जब पार्सली और फुली कंपनसेटेड जो करते हैं ना, वहाँ पे आपका इसका यूज होगा। ठीक है। और CO2 का नॉर्मल रेंज, इसका नॉर्मल पूछे तो 40। ठीक है। अब ये CO3 इसका होता है 22 से, कहीं 26 दिखेगा, कहीं 28 दिखेगा। ठीक है। तो 22 से 28 हम लेके चलते हैं। ये 22 से 28 क्या है, तो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब 35 से 45 ये क्या है, mmFSG। अब पीएच का तो कोई यूनिट नहीं होता है, आपको भी पता है। और यहाँ पे देखिए, अगर 7.35 से 7.45 के बीच में रहा तो ये एसिड बेस बैलेंस, ये बैलेंस में रहता है। अगर इससे कम हो गया तो हो जाएगा एसिडिक नेचर का हो गया, और इससे ज़्यादा हो गया तो बेस नेचर का हो गया। तो ये पाया कहाँ जाता है, तो ब्लड में पाया जाता है। इतना हमारा जो ये डाटा था, ये जो डाटा है पूरा ब्लड में पाया जाता है। इतना इतना नॉर्मल होता है ब्लड में। आप ये कहाँ से पता कर सकते हैं, तो एबीजी हमारा एक जांच होता है, एट्रियल ब्लड गैस, उसमें ये पूरा चीज़ आ जाता है। इसमें हम सीखेंगे क्या क्या चीज़, अब देख लीजिए। पहले तो सीखेंगे अनकम्पनसेटेड, अनकम्पनसेटेड। दूसरा पढ़ेंगे पार्शियली कंपनसेटेड। तीसरा पढ़ेंगे फुल्ली कंपनसेटेड। ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे पीएच। पीएच का जो वैल्यू होगा, चलिए फर्स्ट करके देखते हैं। फर्स्ट अनकम्पनसेटेड की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसमें रहेगा पीएच एबनॉर्मल रहेगा, और CO2 और CO3 में एक कोई एबनॉर्मल रहेगा। समझे। और दूसरा पार्शियली, पार्शियली में पीएच, CO2 और CO3 ये तीनों एबनॉर्मल रहेगा। तीसरा फुली कंपनसेटेड में, इसमें पीएच नॉर्मल रहेगा, इसमें पीएच नॉर्मल रहेगा, CO2 और CO3 ये दोनों एबनॉर्मल रहेगा। समझ गए। अनकम्पनसेटेड में रहेगा CO2 या CO3 में एक कोई रहेगा एबनॉर्मल, और पीएच इसमें रहेगा एबनॉर्मल। इसमें तीनों का तीनों एबनॉर्मल। इतना ही समझ आएंगे कि पार्शियल है कि फुल है कि अनकम्पनसेटेड है। ठीक है। और यहाँ पर पीएच रहेगा नॉर्मल, और ये दोनों रहेगा एबनॉर्मल। अब एक इसमें हम एक ट्रिक देंगे आगे, जिसका नाम है
टिक टैक टो, ये कैसे काम करता है वो क्वेश्चन में आपको हम समझाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे नॉर्मल रहेगा, यहाँ पर एसिड रहेगा, यहाँ पे बेस रहेगा। अगर यहाँ नॉर्मल होता है 7.4 pH, ठीक है, मान लीजिए यहाँ pH इतना है, तो इसके नीचे आएगा तो इधर एसिड एसिड नेचर का हो जाएगा, इससे इधर जाएगा तो बेस नेचर का हो जाएगा, ठीक है। और CO2 अगर 35 से 45, अगर इससे ज़्यादा जाएगा, समझे, अगर इससे ज़्यादा जाएगा तो एसिड नेचर का हो जाएगा। CO2 बढ़ता है ना तो एसिड बढ़ता है, ये अगर बढ़ा तो इधर जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा। अगर ये घट गया, अगर ये इतना घट गया तो ये बेस हो जाता है। इतना ध्यान रखिए, CO2 अगर बढ़ेगा तो pH लेवल घटेगा, एकदम 100% है। अब CO3 की बात कर रहे हैं। CO3 अगर ये बढ़ता है तो ये बेस नेचर का होगा, और ये घटता है तो बेस नेचर घटता, एसिड नेचर का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगर pH लेवल CO2 लेवल बढ़ा, pH लेवल घटा, यानी कि एसिड नेचर का होगा। यहाँ पर CO3 लेवल बढ़ा तो pH बढ़ेगा, pH बढ़ेगा मतलब एसिडिक नेचर का होगा। इतना ही ध्यान रखना है। CO3 बढ़ा तो बेस, और CO3 घटा तो एसिड। और CO2 में क्या होता है, CO2 बढ़ा तो एसिड, और CO2 घटा तो बेस, यानी इसका उल्टा ये काम करता है, ठीक है। इतना ही ध्यान रखिए, आप पूरे समझ जाएंगे। और टिक टैक टो ये जो है, ये जितना भी ये फॉर्मूला है या फिर ट्रिक है ये, ठीक है, ये ट्रिक ही है, ये ट्रिक है। अब ये किस तरह से वर्क करता है हम ये क्वेश्चन में बताते हैं। फिर से एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए, पैरामीटर pH लेवल आपको ध्यान होना चाहिए, इतना है। CO2 लेवल आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर CO3 लेवल ध्यान होना चाहिए। इसके बारे में हमने क्या बताया, अनकम्पनसेटेड क्या होता है और पार्शियली क्या होता है, फुल्ली क्या होता है। तो pH अनकम्पनसेटेड में pH एबनॉर्मल रहेगा, और CO2 और CO3 में एक एबनॉर्मल रहेगा, इसमें एक एबनॉर्मल रहेगा, ठीक है। और पार्शियली में तीनों का तीनों मतलब ऑल एबनॉर्मल। और फुल्ली में क्या होगा, pH तो रहेगा नॉर्मल, ठीक है, और ये दोनों रहेगा एबनॉर्मल, ठीक है। अब ये आपका ट्रिक है, टिक टैक टू, इतना ही ध्यान रखिएगा। टिक मतलब एसिड, टैक मतलब नॉर्मल, टू मतलब बेस, इतना ही ध्यान रखिए। नॉर्मल से अगर pH घटा तो एसिड नेचर का होगा, pH बढ़ा तो बेस नेचर का होगा। यहाँ CO2 में 45 से ज़्यादा जाएगा तो एसिड नेचर का होगा, CO2 से अगर कम आ तो बेस नेचर का होगा, और CO3 में बढ़ा तो बेस होगा, घटा तो एसिड होगा। इतना ही ध्यान रखना है। इसमें हमको क्या पता करना है, एक होगा रेस्पायरेटरी एसिडोसिस, एक होगा रेस्पायरेटरी एल्कलोसिस, और तीसरा हो जाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एक चौथा हो जाएगा आपका मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ठीक है। अब इसी में आता है, इसी में लग जाएगा फुल्ली पार्शियली अनकम्पनसेटेड, जो यहाँ हमने बताया था, ठीक है, उसी में लगेगा। अनकम्पनसेटेड रहेगा तो अनकम्पनसेटेड, पार्शियली रहेगा तो पार्शियली, और फुल्ली रहेगा तो फुल्ली। ये समझ में कहाँ आएगा, तो क्वेश्चन में समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन हम हिंदी की तरह से ही लेकर आए हैं, क्योंकि समझ में अच्छी से आए, हमारी कोशिश यही रहेगी, इसीलिए हम इसे हिंदी में टाइप किए। तो एक मरीज की एबीजी रिपोर्ट वैल्यू है, तो उसका pH लेवल इतना है, CO2 लेवल इतना है, और CO3 लेवल इतना है। तो चलिए हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, pH लेवल, CO2 लेवल और CO3 लेवल। देखिए यहाँ पे pH कितना है 7.28, CO2 कितना है 38, और CO3 कितना है 18। तो आपको हमने एक ट्रिक दिया, देखिए यहाँ पे नॉर्मल, इधर आएगा तो एसिड, इधर आएगा बेस, जिसमें 1 2 3 4 5 6, जिसका संख्या ज़्यादा होगा वही होगा, ठीक है।
तो हमने आपको क्या बताया था, अगर CO2 बढ़ेगा तो एसिड नेचर का होगा और CO3 घटेगा तो एसिड नेचर का होगा। सीधा ये उल्टा होता है, सीधा ये अपोजिट होता है दोनों का, ठीक है। तो हम देखते हैं पीएच लेवल क्या है, एसिड नेचर का है, तो पीएच लेवल इधर लिख देंगे। CO2 लेवल नॉर्मल है तो नॉर्मल कर देंगे। अब यहाँ देखिए CO3 घट रहा है यानी कि एसिड नेचर का है, तो ये एसिड नेचर का। तो अब हम देखेंगे ज़्यादा किस में है, नॉर्मल में है कि एसिड में है, तो एसिड में है। तो इतना कंफर्म हो गया कि ये एसिडोसिस है, यहाँ हम लिख लेते हैं एसिडोसिस, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे कमा कौन है, CO3। अगर CO3 कमा तो यहाँ CO3 रिलेटेड होता है मेटाबॉलिक से, मेटाबॉलिक से, और CO2 रिलेटेड होता है रेस्पिरेटरी से, ठीक है। तो हमको ये देखना CO3 घटा हुआ, CO3 यानी कि मेटाबॉलिक। अब नॉर्मल कौन है, तो CO3। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, मेटाबॉलिक, यहाँ पे आंसर क्या हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देखिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपको, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब यहाँ पे देखिए अनकम्पनसेटेड है, मतलब अनकम्पनसेटेड हम पहले ही बताए, अगर कुछ नहीं हो, फुल्ली या पार्शली नहीं हो, तो वो अनकम्पनसेटेड बोला जाता है। अगर आंसर में रहा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, आप मेटाबॉलिक एसिडोसिस मार सकते हैं, टिक कर सकते हैं। और अनकम्पनसेटेड रहा, लगा रहे ना लगा रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये आंसर होगा अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये आप ट्रिक समझे, नेक्स्ट में समझा देते हैं और अच्छे से। सीवियर डायरिया का मरीज में बॉडी से अल्कलाइन फ्लूइड लॉस हो रहा है। अल्कलाइन अगर लॉस हो रहा है, अल्कलाइन अगर डिक्रीज हो रहा है, तो एसिड यहाँ पे क्या होगा, एसिड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर ये समझ में आया गया कि एसिडोसिस है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे करा है, अल्कलाइन फ्लूइड को लॉस होने के कारण कौन सा प्राइमरी डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। अगर डायरिया है तो यानी कि एब्डोमेन से रिलेटेड है, यानी मेटाबॉलिक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी का यहाँ कोई काम नहीं है, डायरिया हो रहा है यानी कि एब्डोमेन का बात हो रहा है, एब्डोमेन का मतलब मेटाबॉलिक, एब्डोमेन का अगर बात हुआ तो मेटाबॉलिक, रेस्पिरेटरी का बात हुआ मतलब लंग्स का बात हुआ तो रेस्पिरेटरी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ध्यान रखिएगा डायरिया में एसिडोसिस, और अगर वोमिटिंग हो रहा है, वोमिटिंग में क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। वहाँ पर एल्कलोसिस क्यों होगा, क्योंकि HCl वहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। HCl अगर डिक्रीज करेगा तो बेस लेवल बढ़ेगा। चलिए अब तीसरा है, एक ABG रिपोर्ट में वैल्यू में पीएच कितना है, पीएच कितना है, 7.48, यानी कि 4-5 से ज़्यादा है, मतलब बेसिक नेचर का है। वो ट्रिक पर ही बैठाएंगे, देखिएगा इतना समझ में आया। और CO2 कितना है, 42, ये नॉर्मल है, ठीक है। और CO3 30 है, CO3 30 है, समझे। इसमें क्या हो रहा है, इस पर उस ट्रिक पे ही बैठाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मल, यहाँ पे बेस, यहाँ पे एसिड। ज़्यादा इसमें कौन हो रहा है, ये बढ़ रहा है, यानी कि बेस 7.48, ठीक है। CO2 नॉर्मल है, CO2 नॉर्मल है तो 42 CO2। CO3 बढ़ा यानी कि बेस होता है, बताए ना। CO3 अगर बढ़ेगा तो बेस और घटेगा तो एसिड, और CO2 बढ़े, और CO2 में सीधा उल्टा हो जाता है, CO2 बढ़ेगा तो एसिड, घटेगा तो बेस। तो इसको लिखेंगे 30। अब इतना ही समझ में आ गया हमको कि ये बेस है, ठीक है। तो बेस है तो इससे आप क्या समझे कि एल्कोलोसिस, बेस मतलब एल्कोलोसिस। अब गड़बड़ कौन सा है, तो CO3 के लिए कौन सा जिम्मेदार है, तो मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक। ये कंपनसेटेड नहीं कर रहा है, इसलिए इसको नाम है अनकंपनसेटेड। किसी को कोई मदद नहीं कर रहा है उसको अनकंपनसेटेड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए आंसर, अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस, देखिए यहाँ पे, ठीक है। उसी फॉर्मूला पे, उसी ट्रिक पे ही बन जाएगा सारा। यहाँ देखिए प्रोलॉन्ग वोमिटिंग, देखो आपको बताया था, अगर वोमिटिंग हो रहा है तो HCl बाहर जाएगा, HCl बाहर जाएगा तो एसिड घटेगा, बेस बढ़ेगा, समझे। तो इसमें सीधा सीधी अगर वोमिटिंग हो रहा है तो मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। यहाँ देखिए मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस जो होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, एक क्रोनिक COPD मरीज की ABG रिपोर्ट में देखिए यहाँ पे पीएच लेवल कितना है, 7.36,
यानी कि यहाँ पर नॉर्मल है। CO2 कितना है 58, मतलब बेस एसिड नेचर का है। और CO3 कितना है CO3 32। अब यहाँ देखिए, आपको हम बताए थे कि अगर पीएच लेवल नॉर्मल है और ये दोनों गड़बड़ है तो ये क्या हो जाएगा, या तो पार्शली होगा या फिर फुल्ली कंपनसेटेड होगा। पार्शली कंपनसेटेड या फिर फुल्ली, तो पार्शली है या फुल्ली है, इसको पता करने के लिए क्या बोले कि तीनों अगर गड़बड़ रहा तो ये पार्शली होगा, अगर ये दोनों गड़बड़ है CO2 और CO3 तो उसमें हो जाएगा फुल्ली कंपनसेटेड। चलिए इसमें समझाते हैं। 58 है यानी कि एसिड नेचर का है, ठीक है। ये इतना बढ़ गया है, ये इतना बढ़ गया है कि ये पीएच लेवल घट रहा था, बट यहाँ पे CO3 जो है कंपनसेट किया, मतलब एक किडनी जो है इतना वर्क किया कि अपना बेस लेवल को बढ़ा रहा है, यानी कंपनसेट कर रहा है। अपना बेस लेवल को बढ़ाएगा तो CO2 घट जाएगा। जैसे चीनी और पानी का घोल होता है, तो अगर चीनी हम मिलाएंगे तो मीठा ज़्यादा होगा, तो उसी तरह से यहाँ बेस मिलाएंगे तो एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। अगर एसिड ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। जैसे चीनी और पानी का घोल जो होता है उसी तरह से यहाँ पे एसिड और बेस का घोल है। अगर एसिड हम मिलाएं बेस में, एसिड अगर हम मिलाएं बेस में तो एसिडिक नेचर का होगा, अगर बेस को हम एसिड में मिलाएंगे तो वो थोड़ा सा बेसिक हो जाएगा। समझे बात? ये दोनों बताए थे, यहाँ तो कंफर्म हो रहा है कि फुल्ली है, फुल्ली कंपनसेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसके चलते ये इसमें गड़बड़ी आया था, बहुत लेवल कम गया था, पीएच लेवल बहुत कम गया था, तो ये बेस जो है अपना मिला के अपना वर्ग ज़्यादा करके इसको मेंटेन किया, पीएच को मेंटेन किया। तो हम देंगे रेस्पायरेटरी की वजह से, लंग्स की वजह से क्या था, इसलिए हम रेस्पायरेटरी देंगे, रेस्पायरेटरी। अब क्या हो रहा है, एसिड है 7.4 से कम है ना, 7.4 से कम है, इसलिए एसिडोसिस। तो यहाँ पर बोलेंगे कि मेटाबॉलिक क्यों नहीं दिए सर, तो देखिए सर, ये इसके चलते अगर खराब हो रहा है तो ये इसी का नाम आएगा, इसका नाम नहीं आएगा। इसका भी क्वेश्चन आगे है, हम दिखाएंगे। इसके चलते, रेस्पायरेटरी के चलते ये गड़बड़ हुआ था, इसीलिए रेस्पायरेटरी एसिडोसिस होगा। अगर मेटाबॉलिक के चलते गड़बड़ होगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। आगे हम देखेंगे। आप बोलेंगे कि ये तो दोनों गड़बड़ है, तो आप मेटाबॉलिक क्यों नहीं लिखें, एसिडोसिस रेस्पायरेटरी क्यों लिखें, तो इसके चलते ये गड़बड़ हुआ था, इसीलिए वो रेस्पायरेटरी एसिडोसिस। इसमें कौन सा आंसर है, फुल्ली कंपनसेटेड रेस्पायरेटरी एसिडोसिस। यहाँ देखिए, फुल्ली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में किडनी का प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर हम बता रहा है कि फुल्ली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो इसमें किडनी का वर्क क्या होगा, तो किडनी क्या करता है, हाइपर वेंटिलेशन के द्वारा CO2 को काम करता है। किडनी का काम है CO2 बढ़ाना घटाना, नहीं ना। बाइकार्बोनेट CO3 का रिटेंशन करना और हाइड्रोजन आयंस का एक्सट्रीट करना, मतलब H+ आयन को निकालना और CO3 को रोकना। अगर हमारा बॉडी एसिडिक हो गया है तो उसको बेस करने के लिए, मतलब पीएच लेवल नॉर्मल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अगर हमको चीनी और पानी का जो घोल है उसमें मीठा कम है तो उसमें हम क्या मिलाएंगे, चीनी मिलाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ एसिड हो गया था, इसीलिए हम बेस मिलाएं तो हमारा बॉडी जो है नॉर्मल पीएच मेंटेन कर लेगा, समझे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये, बाइकार्बोनेट का रिटेंशन होता है और हाइड्रोजन आयन को एक्सट्रीट करता है। हमारा जो किडनी है एक्सट्रीट आउट करता है H+ आयन को, और CO3 को मैंने रोक लेता है, रिटेन करता है, मतलब रिटेंशन मतलब रोकना होता है, ठीक है। यहाँ पे देख रहा है कि यूरिन के रास्ते से निकाल देना, अगर CO3 निकाल देगा तो एसिड पहले से ही है तो एसिड और हो जाएगा, इसीलिए ये नहीं होगा आंसर। यूरिन को अल्कलाइन बनाने से रोकना, यूरिन को अल्कलाइन, यूरिन से मतलब ही नहीं, हमको बॉडी से मतलब है, यूरिन से क्या मतलब है, यही कट गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक्यूट अस्थमा अटैक में मरीज का एबीजी एनालिसिस किया गया है, तो पीएच लेवल 7.31, CO2 लेवल 52, SCO3 लेवल 28 है, ठीक है। अब इससे यहाँ क्या पता चला, ये दोनों गड़बड़ है तो फुल्ली है, ये नॉर्मल, ये भी गड़बड़ है, सॉरी ये भी गड़बड़ है, तो यानी तीनों गड़बड़ यानी पार्शली है। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं पार्शियली है। अब क्या है आगे देखते हैं। अगर एसिड नेचर का है, अगर ये बढ़ता है CO3 बढ़ता है तो बेस होता है। यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, एसिड टाइप का दिख रहा है। तो अगर ये एसिड दिख रहा है और यहाँ पर ये बढ़ रहा है तो यानी ये बेस है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी नहीं होगा, यहाँ कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। देखिए पार्शली कंपनसेटेड, यहाँ नहीं ऊपर होगा, पार्शली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ये आंसर हो जाएगा।
आप अच्छे से समझेंगे, मेरे जो हम जो बोलते हैं वो अच्छे से आपको सुने और ये क्वेश्चन बनाए 100% बनेगा। यहाँ देखिए, इसको देखना है, इसमें पीएच लेवल को देखना है, पीएच किस तरफ जा रहा है, एसिड की तरफ। तो एसिड करने के लिए कौन जिम्मेदार है, यानी ये CO2 बढ़ता है तो एसिडिक नेचर का होता है, तो ये जिम्मेदार है एसिड करने के लिए, तो इसी का हो जाएगा पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर ये घटता, ठीक है, अगर ये घटा हुआ रहता तो यानी बेस बढ़ेगा, ये घटा हुआ रहेगा और ये भी घट जाएगा, तो समझिए वो मेटाबॉलिक कारण हो रहा है। आगे क्वेश्चन हो सकता है होगा, देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में तीनों पैरामीटर की क्या स्थिति होती है। आपको हम बताए थे पार्शियली में क्या होता है, तीनों का तीनों गड़बड़ हो जाता है, तो इसमें तीनों गड़बड़ खोजना है। पीएच लेवल एबनॉर्मल होता है, एक पैरामीटर नॉर्मल होता है, ये गलत हो गया। तीनों के तीनों पैरामीटर एबनॉर्मल होगा रेंज में, ये सही हो गया। तीनों के तीनों पैरामीटर नॉर्मल, नॉर्मल तो कभी नहीं होगा। पीएच नॉर्मल होता है और बाकी दोनों एबनॉर्मल होता है, ये ऐसा किस में होता है, पीएच नॉर्मल होता है, दोनों एबनॉर्मल होता है, तो फुल्ली कंपनसेटेड में। आपको बताए थे ना, फुल्ली में ये होता है, तीनों के तीनों पैरामीटर नॉर्मल है, यानी कि नॉर्मल है, ना एसिड है ना बेस है, सब पीएच नॉर्मल है, इसको कुछ करना ही नहीं है। तीनों एबनॉर्मल है तो पार्शियली यहाँ पीएच एबनॉर्मल है और एक नॉर्मल है, तो यानी कि अनकंपनसेटेड। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ये। एक अनकंट्रोल्ड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का एक मरीज है जिसका पीएच लेवल है, पीएच लेवल 7.36, CO2 लेवल है 30 और SCO3 लेवल है, देखिए क्वेश्चन आ गया 16। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये तो नॉर्मल है 35 से 45 के बीच में, लेकिन है एसिड की तरफ। ठीक है, अगर ये CO2 लेवल घटेगा तो कहाँ जाता है, बेस की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर पीएच क्या कर रहा है कि एसिड है, तो यानी कि CO3 घट रहा है, ये एसिड की तरफ जाता है, तो यानी ये इससे रिलेटेड हो गया, ये तो अलग हो गया, ये कंपनसेट कर रहा है, मतलब ये अपना काम ज़्यादा कर रहा है। अब मेरा जो लंग्स है वो वर्क कर रहा है, अपने आप को बेस बना रहा है कि अपना ये पीएच नॉर्मल हो जाए, तो इससे रिलेटेड है ये, यानी कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब ये दोनों गड़बड़ है, तो यानी कि फुल्ली कंपनसेटेड, समझे, फुल्ली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। यहाँ पे कौन है, देखिए फुल्ली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। यहाँ पर रेस्पिरेटरी क्यों नहीं दिए, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है, ये घटता है, CO2 घटता है तो ये बेस नेचर का हो जाता है, ये रिलेटेड कहाँ जा रहा है, CO3 घट रहा है तो एसिड, यानी इससे रिलेटेड ये है, तो इसी का लेके चलेंगे। ठीक है, इतना ही ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक है। एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन है लास्ट। एक मरीज सीवियर सेप्सिस में है, सेप्सिस मतलब क्या होता है आपको ही पता होगा, जिसको पता नहीं है हम बता देते हैं। सेप्सिस मतलब होता है इन्फेक्टेड, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है मेरे बॉडी में, तो वो इन्फेक्शन है, ये सेप्सिस का मतलब इन्फेक्शन बढ़ना बॉडी में। उसका पीएच होता है, पीएच कितना दिया हुआ है 7.24, CO2 कितना है 28 और HCO3 कितना है 12 CO3। इसमें क्या दिख रहा है, तीनों गड़बड़ है, यानी पार्शियली, इतना ही समझ आए, तीनों गड़बड़ है पार्शियली, डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना तो बता ही दिए हैं, अब इतना लिख सकते हैं। अब क्या कह रहा है 7.24 है, यानी कि एसिड नेचर का है, वो जो ट्रिक हम बताए थे ना, यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे बेस, यहाँ पे एसिड, तो 7.24 एसिड हो गया। अब देखते हैं CO2 किस तरफ जा रहा है, बेस तरफ जा रहा है 28, क्योंकि 35 से 45 होता है ना, और CO3 12 है, यानी कि बढ़ रहा है, यानी कि एसिड नेचर। तभी से क्या समझ, पार्शियली तो समझ में आ गया था, पार्शियली कंपनसेटेड, और यहाँ पर क्या समझ में आया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम देते हैं, बना के कमेंट करेंगे हमारे चैनल पे। पीएच लेवल है, एक एबीजी एनालिसिस में हमने देखा पीएच लेवल 7.48, CO2 लेवल है, CO2 लेवल 40 है, और CO3 लेवल जो है 30 है। तो इसका आंसर क्या होगा हमको कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेश्चन हो हम उसको बना देंगे, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करिए, 110% उसका आंसर हम देंगे। और जो भी, जिनको भी समझ में थोड़ी बहुत नहीं आएगी, दोबारा वीडियो देखें, 100% अब समझ में आएगा। वो जो ट्रिक बताए हैं उसी पर बैठाइए, जिसमें अगर ज़्यादा रहा, जिस साइड ज़्यादा रहा, एसिड साइड रहेगा तो एसिड रहेगा, बेस साइड रहेगा तो बेस, इतना ही इसमें ध्यान रखना है।
पीएच लेवल को मेंटेन करता है एसिड बेस माइनस में, ठीक है। इसमें CO2 लेवल बढ़ेगा तो एसिड नेचर होगा। देखिए लिख ही देते हैं, CO2 बढ़ेगा तो CO3 यहाँ पे, CO2 बढ़ेगा CO3 घटेगा, समझे। इससे भी नहीं समझते हैं, देखिए CO2 बढ़ा तो एसिड, और CO3 बढ़ा तो हो जाएगा बेस। अब CO2 अगर घटा तो बेस, अगर CO3 इंक्रीज डिक्रीज हुआ तो एसिड, सीधा उल्टा चलता है उसका। इतना ही आपको ट्रिक में ध्यान रखना है, बाकी सारा चीज़ सही हो जाएगा। इसका आंसर ये था, बता दिए। ठीक है, समझ गए होंगे आप। मेरी कोशिश तो पूरी थी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगला कंटेंट क्या लाएं आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।